मेरे नौजवान साथियों, वेलकम टू आवर थर्ड लाइव शो। मेरा नाम मुकेंद्र है। मैं गांव बिलावल बारड़ा हरियाणा से हूं और अभी फ़िलहाल पेरिस में हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों, पिछले 2 सेशन में मैंने आपको एफिल टावर और मोमात्र दिखाया था और अब की बार हम आपको लूव्र म्यूज़ियम दिखाएंगे। तो हम लूव्र म्यूज़ियम पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, आपको दिखाते हैं लूव्र म्यूज़ियम। देखिए दोस्तों, ये है लूव्र म्यूज़ियम। ये दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। क्षेत्रफल की दृष्टि में ये 60,600 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। 60,600 स्क्वायर मीटर। और इसके अंदर कम से कम 35,000 एंटीक ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे आप उसमें कह सकते हो ड्राइंग्स, डेकोरेटिव आर्ट्स, पेंटिंग्स, एंटीक ऑब्जेक्ट्स, स्कल्पचर। इसमें 35,000 ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं और ये 8 डिपार्टमेंट में है। 8 डिपार्टमेंट्स में फैला हुआ है ये। तो दोस्तों, 8 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? क्योंकि देखिए, इसमें इजिप्ट के भी हैं, रोमन भी स्कल्पचर हैं, ईस्टर्न भी हैं। इसके अंदर लगभग हर एक देश से, जहाँ से नेपोलियन की सेना ने लड़ाई की थी और वो चीज़ें लेके आए थे, काफ़ी ऐसी चीज़ें इस देश में, इस म्यूज़ियम में है। देखो, अब ये म्यूज़ियम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। दूसरा, इस म्यूज़ियम 2014 में ये दूसरे नंबर पे था जो टूरिस्ट ने विज़िट किया था, और 2015 में ये पहले नंबर पे था जिसमें सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आए थे 2015 में। और 2014 में दूसरे पे था, क्योंकि पहले पे था पैलेस म्यूज़ियम जो चाइना में है, चीन में है जो। तो दोस्तों, ये अब जैसे कि आप इसको देख रहे हैं ना, ये बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग किसी म्यूज़ियम की तरह लग रही है, पर ज़्यादा ये बिल्डिंग कैसी लग रही है? ये लग रही है कि जैसे कोई किला हो। तो पहले दोस्तों ये किला ही था। राजा महाराजा, फ्रांस के राजा महाराजा यहाँ रहते थे। 1600 शताब्दी में ये किला था। फिर जब लुई कैतोर्ज आया, जो इनका राजा था लुई कैतोर्ज, जब वो आया, उसने ये डिसाइड किया कि यहाँ से निकल के पेरिस से बाहर सेटल हो। तो उसने सेटे दो वर्साई है, जो पैलेस ऑफ वर्साई है, वो वहाँ चला गया। दोस्तों, जब वो वहाँ गया तो उसने इस एरिया को कहा कि इसमें हम जो भी अपने देश की जो मास्टरपीस है ना, जो राजा महाराजाओं के रॉयल कलेक्शन है ना, वो दिखाएंगे। तो दोस्तों, उन्होंने राजा महाराजाओं के रॉयल कलेक्शन दिखाए, यहाँ पे डिस्प्ले किए। फिर क्या हुआ कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जिसको लीड किया था नेपोलियन ने। वो फ्रांस की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों को लेके। और उस रिवॉल्यूशन के बाद, जो लगभग 10 साल चला था, तो फ्रांस की जो सेना थी नेपोलियन की, वो अलग अलग देशों से बहुत ज़्यादा, जिस देश से भी वो जीतते थे, जहाँ भी उनका कब्जा होता था, वो वहाँ से एंटीक ऑब्जेक्ट्स ले आते थे और इसमें रख देते थे। तो उसका लोगों ने काफ़ी विरोध किया, पूरी दुनिया में विरोध हुआ, और फ्रेंच पॉपुलेशन ने भी विरोध किया, और उन्होंने कहा कि ये गलत है। तो काफ़ी ऑब्जेक्ट्स तो उन्होंने वापस भी कर दिए, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी स्टैचू, और काफ़ी उन्होंने रख भी लिए जो उन्होंने वापस नहीं किए, वो आज भी इसके अंदर है। और वो काफ़ी, कोई टूटी हालत, कोई है, कोई इन्होंने रिनोवेट किया, पर काफ़ी ओरिजिनल एंटीक ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो आज भी, या पुतले, स्टैचू हैं और ड्राइंग्स हैं। दोस्तों, इसके अंदर मोनालिसा की ओरिजिनल पेंटिंग है इस म्यूज़ियम के अंदर। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि जब नेपोलियन की सेना वहाँ से लेके आती थी, तो उन्होंने सब चीज़ें जब इसके अंदर रखते थे ना, ऑब्जेक्ट्स, तो इसके अंदर शुरुआत में जब ये खुला था, ये पब्लिक के लिए 1793 में खुला था पहली बार। तो उस दिन इसमें केवल 350 पेंटिंग थी जब ये खुला था तब। फिर लोगों ने डोनेट किया और नेपोलियन लेके आया, उसकी सेना लेके आई, तो धीरे धीरे ये बढ़ती गई। आज 35,000 हैं। और दोस्तों, नेपोलियन और हिटलर करते क्या थे? नेपोलियन फ्रांस का था, हिटलर जर्मनी का था। जैसा कि आपको पता है, ये लड़ाइयाँ करते थे।
इनकी सेना होती थी बड़ी बड़ी, ये जाते थे लोगों दूसरे देशों पे अटैक करते थे, वहाँ से जीत जाने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी पे इनका कब्जा होता था, तो जो भी महत्वपूर्ण अच्छी चीज़ें होती थी ये उठा लाते थे, वहाँ से इनकी सेना उठा लाती थी और वो ला के यहाँ रख देते थे। तो ऐसे ही इसको म्यूज़ियम का बेस यही था दिखाने के लिए। और फिर जो आप ये पिरामिड देख रहे हो ना, बिल्कुल सेंटर में ये पिरामिड है। ये पिरामिड 1793 में नहीं था, ये पिरामिड बना है 1983 में। इसको जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे ना, फोस्वा मित्रों, उसने इसको ऑर्डर किया था। और एक आर्किटेक्ट थे चीन के आर्किटेक्ट थे मिस्टर मेरे को नाम अगर ध्यान है तो लियो मिलिंगपी, और उसने इसको क्या कहते हैं, उसने उसको क्या कहते हैं बनाया था। और 1893 हाँ 1893 में इसको किया था और 1896 में पहली बार ये बना था। तो जो आर्किटेक्ट था वो चाइनीज़ था और उसके पास अमेरिकन नागरिकता थी, तो सिनो अमेरिकन था वो जिसने इसको बनाया था पिरामिड। और दोस्तों ये पिरामिड की इसकी ऊंचाई है ना 21 मीटर है। अगर आप मेरी आवाज़ अच्छी तरह सुन रहे हैं, थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ा सा शोर है, पर फिर भी मैं ज़ोर से बोलने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह सुनाई दे। इसकी ऊंचाई 21 मीटर है और ये बहुत ही यही जान है इसकी, क्योंकि ये पिरामिड जो इसका जो आर्किटेक्चरल है ना, इसका बेस 35 मीटर का है और ये स्टील और लोहे का है। और इसके पीछे इन्होंने कुछ छोटे छोटे और बनाए जो पिरामिड। और ये पिरामिड जो छोटे छोटे पिरामिड हैं ये एंट्रीज़ हैं। और जो बड़ा पिरामिड है यहाँ से आपको इसकी दूसरी साइड दिखाता हूँ मैं, यहाँ से एंट्री होती है म्यूज़ियम की। इस म्यूज़ियम की 4 या 5 एंट्री हैं, तो जिनमें एक एंट्री इस पिरामिड से अंदर से आती है। देखो अभी आपको मैं दिखाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे लोग लाइन में खड़े हैं, ये लाइन लगी हुई है इस लाइन से अंदर जाने के लिए। और दोस्तों इसके अंदर फोटोग्राफी अलाउड है पर वीडियो अलाउड नहीं है। और फोटोग्राफी भी ये क्या कहते हैं, आपको मना करते हैं, डिलीट करने के लिए कहते हैं पिक्चर्स। तो अंदर से तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, पर बाहर से मैं आपको इतना दिखाऊंगा। ये बहुत बड़ा एरिया है, आपको आगे की तरफ भी दिखाऊंगा। और देखो जैसे ही भीड़ लगी हुई है ना, ऐसी ही भीड़ इसके 4 और गेट पे लगी रहती है। यहाँ पे साल में 9.29 मिलियन टूरिस्ट आते हैं जो विजिट करते हैं, और एक बंदे की टिकट 15 यूरो है। तो देखो आप फ्रांस, आप ये हिसाब लगाओ कि कितने पैसे फ्रांस केवल टूरिज़्म पे कमाता है। और पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आते हैं। सबसे ज़्यादा चाइनीज़ और जैपनीज़ आते हैं क्योंकि बड़े देश हैं, और आजकल चाइना डेवलप भी बहुत कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ चाइनीज़ आते हैं। तो दोस्तों जो मैं आपको बताया ना कि फ्रांस और जर्मनी भी पहले ये जो हिटलर और नेपोलियन थे ना, ये इनका काम क्यों नहीं था, लड़ाई करना, देशों पे कब्जा करना और वहाँ से चीज़ें ले आना। तो उससे ये म्यूज़ियम बनाया और काफ़ी इन्होंने वापस कर दिया। आज ये नहीं कह सकते कि सब कुछ उन्हीं का है, उसी पर फिर भी काफ़ी चीज़ें इनके युद्ध से आई हुई हैं। और अभी मैं आपको और दिखाता हूँ, ये तो छोटा सा पार्ट था इसका। आप इस साइड आए, आप इस साइड आए, ये म्यूज़ियम ही चल रहा है, पूरा म्यूज़ियम है। इसके अंदर से ही, म्यूज़ियम के अंदर से ही रोड जाती है। यहाँ पे आपकी क्या कहते हैं, पूरा ट्रैफिक जाती है, बसें चल रही हैं। देखो ओपन बसेस चलती हैं ये टूरिस्ट के लिए, जो पूरा पेरिस दिखाती हैं आपको विद इन वीकेंड। कोई अगर एक वीकेंड के लिए आता है तो पूरे एक वीकेंड में ही आपको पूरा पेरिस दिखाते हैं ये। तो दोस्तों जो फ्रांस और जर्मनी, जैसे मैंने आपको बताया, ये भी पहले कट्टर दुश्मन थे। जैसे आज का अपना ये टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं आपको 2 बातें बताता हूँ इसके बारे में। फ्रांस जर्मनी, जैसे आज इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन है ना, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। हमेशा छोटी मोटी बातों पे लड़ाई करते थे, झगड़े करते रहते, बड़े बड़े क्या कहते हैं, इनकी प्रॉब्लम थी। पर फिर और आज आप मानोगे नहीं, आज फ्रांस और जर्मनी ऐसे है जैसे कि आप गुड़गांव से जयपुर चले गए, कोई वीज़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। आप कार में जाए, बस में जाए, ट्रेन में जाए, प्लेन में जाए, कोई वीज़ा नहीं चाहिए। एक वीज़ा लगता है सेनेगन वीज़ा, पूरे 25 कंट्री में, यूरोप के किसी भी देश में आप घूमें फिरें, आना जाना कोई चेक नहीं करता, किसी को कुछ नहीं चाहिए। आपके पास अगर एक ही इन 25 कंट्रीज़ में आप किसी एक कंट्री के अगर नागरिकता है या आपके पास सेनेगन वीज़ा है तो आप कहीं भी घूम सकते हैं। तो दोस्तों ये मित्र कैसे बने, तो पड़ोसी हमेशा मित्र होना चाहिए। इसीलिए फ्रांस जर्मनी का वो हाल था एक टाइम पे जो आज इंडिया पाकिस्तान का है। तो हम सोचते हैं, मैं सोचता हूँ अगर आने वाले टाइम में अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन भी अच्छे हो जाएं तो काफ़ी प्रोग्रेस हो सकती है। अगर ये अपने रिलेशन नहीं सुधारते तो इनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। आज ये जो इनका इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना अच्छा इनका टूरिज़्म है, ये कभी नहीं होता, क्योंकि इनका सारा टाइम, सारा पैसा तो डिफेंस में लग जाता है, जैसा इंडिया पाकिस्तान का लग जाता है।
तो दोस्तों जब इन्होंने बहुत ज़्यादा खून खराबा देखा है, जो पहला विश्व युद्ध था और दूसरा विश्व युद्ध में उसमें फ्रांस और जर्मनी ने बहुत ज़्यादा खून खराबा देखा है। अभी मैं रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ, रोड क्रॉस करके मैं आपको और चीज़ें आगे बताऊँगा। तो दोस्तों अभी आप देखें, तो जब लड़ाई होती थी ना, तो पहले विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में, तो काफ़ी लोग, उनके सैनिक काफ़ी मात्रा में शहीद हो गए थे। तो कोई भी फौज को आर्मी में ज्वाइन नहीं करना चाहता था। तब फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला कि कोई भी फ्रांस का सिटीजन, फ्रांस का नागरिक 20 से 25 साल की उम्र में 5 साल अपने देश की आर्मी के लिए सर्विस करेगा, जॉब करेगा। तो दोस्तों धीरे धीरे वो 5 से 3 हुई, 2 हुई, आखिर में 18 महीने रह गई कि 18 महीने तो जॉब करनी पड़ेगी।